ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में खुशामदीद। 9th की क्लास का आज जो टॉपिक है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल है या एटॉमिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो उनकी कुछ कमियां रह गई थी जिनको नील बोहर ने अपने एटॉमिक थ्योरी में रिमूव करने की कोशिश की है। तो आते हैं, अब कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की। जब इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स देखे तो नील बोहर ने एक और मॉडल पेश किया जो कि 1913 में पेश किया गया था। अब इस मॉडल के अंदर इनके पास क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक, जिसे हम प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं, वो दी गई थी। अब यहाँ इन्होंने उनकी इस थ्योरी को बुनियादी जोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू दी नील बोहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्टेशनरी स्टेट पर, यानी स्टेशनरी स्टेट उसे कहते हैं जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन नेचुरली प्रेजेंट हो, ना उधर उसने एनर्जी गेन की हो और ना ही उसने एनर्जी लॉस की हो। तो जो उसका ओरिजिनल स्टेट होगा उसे हम उसका ग्राउंड स्टेट या उसका स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। तो ना वो एनर्जी गेन करता है और ना ही एनर्जी लूज करता है। तो ये अपनी एक फिक्स रेशियो के हिसाब से या फिक्स एनर्जी के हिसाब से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, जैसे यहां हम देख सकते हैं। अब नील बोहर ने इन स्टेट्स को एनर्जी लेवल के तौर पर इस्तेमाल किया। नील बोहर का कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करता रहेगा तो ना एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लूज करेगा। हाँ, अगर वो एनर्जी गेन कर लेता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट यानी E1 या E2, एक्साइट स्टेट 1, 2, 3 फॉरएवर जो भी हो सकती है, उसमें जंप करके चला जाएगा। और जैसे वहां वो अपनी एनर्जी लूज करेगा या रिलीज करेगा तो वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जंप कर देगा। इन लेवल्स को उन्होंने 1, 2, 3 और 4, 5 जितने भी हैं के नाम से डिस्कस किए। अब यहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक नजरिया पेश किया था, डेल्टा E इज इक्वल टू एच वी। तो यहां ये H जो है वो प्लांक कांस्टेंट का है। अब आ जाते हैं एटॉमिक मॉडल। नील बोहर के एटॉमिक मॉडल की तरफ से उन्होंने कौन से पोस्टुलेट दिए थे? इनका कहना था, हाइड्रोजन एटम consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in the circular orbit of radius around the nucleus। अब आप यहां समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। इस दूरी को यानी इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस के तौर पर यानी R के हिसाब से डिफाइन करते हैं। हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है जो ना कभी कम होती है ना ही ज्यादा होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी लेवल के अंदर इंटर होना होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, अदरवाइज वो कभी भी इसके अंदर जंप करके नहीं आ सकता। अब आ जाते हैं तीसरे पर। यहां वो कह रहे हैं कि जब वो एक पैथ के अंदर चलता रहेगा यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ही महवर में, जैसे जमीन सूरज की तरफ घूम रही है, तो वो ना एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लॉस करेगा। तो वो अपने जो है ना शेल में ही चक्कर काटता रहेगा। अगर उसने एनर्जी गेन कर ली या हमने किसी तरीके से उसे एनर्जी दे दी तो वो जंप कर जाएगा किसी और ऑर्बिट में। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी एनर्जी वो गेन करेगा उसकी एनर्जी और उस शेल की एनर्जी इक्वल होगी, इस हिसाब से वो जंप करके वहां चला जाएगा। अच्छा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी and when it jumps from higher orbit to lower orbit
इट रेडिएट्स एनर्जी। अब यहां आप समझने की बात करें, एग्जाम्पल ले लें कि यहां ये जो के शेयर है इसकी एनर्जी मैं दे रहा हूं 0.5। अब 0.5 की एनर्जी इसकी है, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, ओके, ना एनर्जी गेन होगी ना एनर्जी लूज होगी, सही है। लेकिन अगर मैंने इसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी और इसने वो एनर्जी गेन कर ली, तो अब लाजमी बात है जब ये एनर्जी गेन करेगा, एक इसकी इनिशियल एनर्जी और एक एक्स्ट्रा जो एनर्जी से मिल रही है, तो लाजमी बात है ये एब्जॉर्ब करेगा तो जंप कर देगा। जैसे ये जंप करके हायर स्टेट में जाएगा, इसकी एनर्जी इस लेवल के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एल की एनर्जी 1.0 रखते हैं, अब के की थी 0.5, तो 0.5 इसने एनर्जी और गेन की, तो ये हो गया 1.0, तो ये जंप कर गया। अब यहां जाकर इसने जो एनर्जी गेन की है, यानी इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी एनर्जी गेन की है वो यहां लूज करेगा या रिलीज करेगा। जब वो रिलीज कर देगा उसके पास अपनी ओरिजिनल एनर्जी रहेगी, तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये मकसद था नील बोहर का। अब आते हैं दूसरी तरफ कि भाई जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर या लोअर की तरफ, तो उसका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, इसको एक्साइट स्टेट के नाम से उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये एनर्जी जो चेंज थी इन्होंने प्लांक्स कांस्टेंट के हिसाब से दिया था, जो यहाँ है 6.63 × 10⁻⁻34 JS, और v जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम mvr गिवन s। अब यहां आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होना चाहिए, जो कि उन्होंने अपनी इक्वेशन में यहां दिया है। और क्वांटम नंबर क्या होगा उसका 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी हमारे पास 7 इनकम्प्लीट है इसलिए हम 7 तक ले आते हैं। तो ये थी पूरी नील बोहर की जो है एटॉमिक मॉडल की थ्योरी। होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एडमिन से रब्ता करके पूछ सकते हैं। आपके तमाम प्रीवियस लेक्चर हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो अब आप एडमिन से डिमांड ना करें, काइंडली यूट्यूब पर विजिट करके हमारे इसी नाम के साथ ही यूट्यूब का एक चैनल है, आप उससे विजिट करके अपने प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।